हेलो लर्नर्स, अभी तक आपने हमारे ब्यूटी थेरेपी कोर्स में सीखा कि किस तरह से डिफरेंट ब्यूटी सर्विसेज को दिया जाता है और कैसे हम अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। इन सभी के बारे में आपने बहुत विस्तार से जाना। चाहे आप ब्यूटी पार्लर में एज अ ब्यूटी असिस्टेंट काम करते हैं, चाहे आप अपना खुद का व्यवसाय एज अ पार्लर का व्यवसाय चलाते हैं, इन सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा इम्प्रेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव हो और हम एक अपने आसपास पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट कर पाएँ। अगर लर्नर्स, आपको ध्यान होगा कि हमारी पहली वीडियो जो कि एक आदर्श ब्यूटी सैलून पर आधारित थी, हमने आपको दिखाया कि किस तरह का एक आदर्श ब्यूटी पार्लर होता है। उसमें उसके सभी एस्पेक्ट्स को बहुत ही डिटेल में हमने दिखाया, कैसे उनके डिफरेंट एरियाज़ को मेंटेन किया जाता है, किस तरह से वहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी ग्रूमिंग की जाती है। ये सारा आपको हमारे पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया था, जिसको हमने शूट किया था सुकून पार्लर्स में। और हम उनके बहुत आभारी भी हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनका पार्लर को शूट कर सकें और अपने लर्नर्स तक ये पहुंचा सकें कि किस तरह से आगे जब वो इस व्यवसाय में जाएंगे तो किस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से वो अपने पार्लर को मेंटेन करें, खुद को मेंटेन करें और एक सक्सेसफुल पार्लर चला सकें। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती जसमीत कौर। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करना एक सैलून वर्कर के लिए? जी बिल्कुल प्रवीण, आपने बहुत सही बताया कि किस प्रकार एक पार्लर के लिए पॉजिटिव इम्प्रेशन कितना ज़रूरी है। कहा भी जाता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इस पॉजिटिव इम्प्रेशन के अंतर्गत क्लाइंट के साथ एक अच्छा व्यवहार करना, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करना और साथ ही पार्लर का ब्यूटिफिकेशन, अपने आप को सुंदर तरीके से अपने आप को पेश करना व कम्युनिकेशन, ये सारे गुण इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे तो देखा जाए तो एफिशिएंसी बहुत प्रमुख गुण है, परंतु अगर ये सारे गुण भी इनके साथ जुड़ जाएं तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है जी। तो इसीलिए इसमें क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ब्यूटिशियन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक ब्यूटिशियन में आखिर ऐसी कौन सी गुण है जो उन्हें अपने अंदर विकसित करने चाहिए। कोई ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है वो पहले से ही इन गुणों के साथ तैयार हो। तो ऐसा भी होता है कि जैसा हमारा व्यवसाय होता है उसके अकॉर्डिंग वो उन गुणों को हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। इन गुणों में सबसे पहला गुण है प्रोफेशनलिज्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेशनलिज्म के अंतर्गत आपको एक क्लाइंट के साथ कैसे व्यवहार करना है, उसकी कैसे देखभाल करनी है जब वो आपके पार्लर में आता है, और साथ ही आपको ये देखना है कि हर उम्र का व्यक्ति आपके पार्लर में आ रहा है। कोई बच्चा अगर आता है तो उसे आपने कैसे ट्रीट करना है, और आपका कोई हम उम्र है तो उसके साथ आपको मित्रतापूर्वक व्यवहार करना है। इसी प्रकार यदि कोई बड़ी उम्र की लेडीज़ आपके पार्लर में आती हैं तो उन्हें एक रिस्पेक्ट शो करते हुए आपने किस तरीके से उन्हें अटेंड करना है, ये सब हमारे प्रोफेशनलिज्म के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इसके साथ ही पर्सनल हाइजीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। कोई भी व्यक्ति जो या क्लाइंट जब हमारे पार्लर में आता है तो वह अपने आप को निखारने आ रहा है, अपने आप को खूबसूरत बनाना उसका मकसद है। परंतु यदि हमारी ब्यूटिशियन ही उस मानदंड पर खरे नहीं उतरती तो शायद हमारा क्लाइंट इतना प्रभावित नहीं हो पाएगा। तो उस क्लाइंट को प्रभावित करने के लिए और अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए हमें पर्सनल हाइजीन, अपने रख रखाव, अपनी यूनिफॉर्म, कैसे हमें जूते पहनने हैं, किस प्रकार से हमें अपने बालों को बनाना है, और साथ ही एक हल्का मेकअप भी बहुत ज़रूरी है। आखिर मेकअप भी हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग है। इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को जब हम ध्यान में रखते हैं तो एक ब्यूटिशियन एक कंप्लीट गुणों के साथ उभर कर उनका व्यक्तित्व सामने आता है। बिल्कुल मैम, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। कभी कभी हाई एंड पार्लर्स में ऐसा होता है कि क्लाइंट जाने में झिझकता है, तो उनको उनका कंफर्ट लेवल हमको लेके आना है ताकि वो आने में हिचके नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने अंदर सारे गुण तो हमने अपने अंदर विकसित कर लिए, लेकिन क्लाइंट जब हमारे पार्लर में आया तब हम ना तो उसका गर्मजोशी से हमने स्वागत किया और ना ही कोई नम्रतापूर्वक व्यवहार किया, तो उससे क्लाइंट के ऊपर
ना तो अच्छा असर पड़ेगा और ना ही अपने व्यवसाय को हम उन ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। और इसके साथ ही हम बात करेंगे स्टेमिना की। जी। हमारे जो भी पार्लर में वर्कर्स हैं या जो ओनर हैं, उन्हें एक्चुअली सारा दिन खड़े होकर काम करना होता है और एक के बाद एक क्लाइंट को अटेंड करना होता है। तो इसके लिए आपको अपने अंदर स्टेमिना बिल्ड करना है। स्टेमिना कैसे बिल्ड होगा? जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। इसके लिए हमें अपने खान पान का ध्यान, थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी भी रखना है। इसके साथ ही हमारा एक और इम्पॉर्टेंट जो गुण है वो है टाइम मैनेजमेंट। जब आपका पार्लर रन करेगा तो फेस्टिवल्स आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि शादी का सीज़न आया और एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग आपके पास तैयार होने आए, या अलग अलग तरह के क्लाइंट बहुत सारा काम करवाने आए। तो उन सभी क्लाइंट्स को वेट ना करनी पड़े और कैसे आपको उसके लिए पहले से ही एक पूरा प्रोग्राम सेट करके रखना है कि किस क्लाइंट को आपने थ्रेडिंग के लिए बिठाना है, किसको आपने मेकअप के लिए बिठाना है। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्लाइंट को वेट ना करनी पड़े और आपके व्यवसाय का एक बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके क्लाइंट के ऊपर पड़े। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो बताए। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि सबसे एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारे मैसेजेस हम अपने दूसरे तक पहुँचा रहे हैं और उनके मैसेजेस हमारे तक आ रहे हैं। इनमें जितनी क्लैरिटी रहती है उतना ही जो मैसेज है वो क्लियरली पहुंचता है। कभी कभी इसमें जो कुछ गैप हो जाता है तो मैसेज क्लियर हमारा दूसरे तक नहीं पहुंचता है और वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस रहता है। और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो है बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी हम बात सुन रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज एप्रोप्रिएट नहीं है, जिससे कि लग रहा है कि हम जो बात कह रहे हैं वो हम सही नहीं कह रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को मैच करते हुए अपना मैसेज क्लाइंट तक पहुंचाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लिसनिंग ऑल्सो, क्योंकि अगर हम क्लाइंट की बात को ठीक से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम उनको सही जो वो चाह रहे हैं वो फैसिलिटी, वो उनकी सर्विस हम उनको नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही कहा प्रवीण। इससे मैं एक उदाहरण के द्वारा अपने लर्नर्स को बताना चाहूँगी। सपोज़ आपके पार्लर में कोई वैक्सिंग कराने के लिए एक महिला आई और उन्होंने साथ ही अपनी एक प्रॉब्लम डिस्कस की कि मैं जब भी वैक्सिंग कराती हूँ मेरी स्किन रेड हो जाती है और वहाँ पर कुछ दाने हो जाते हैं। पर अब आपने उनकी बात को बहुत ध्यान से नहीं सुना और फटाफट उनकी वैक्सिंग कर दी। अब उस जो क्लाइंट ने अपनी सर्विस कराई, उनकी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों है। जबकि आपको क्या करना चाहिए था, कैसे कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावशाली बनाना चाहिए था। आपको उनको पहले पूछते कि ये प्रॉब्लम किस लेवल तक है उनको। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है तो आप उन्हें वैक्सीन की जगह ब्लीच कराने की सलाह दे सकते थे। दूसरा, अगर कुछ उनको लगता है कि 1-2 दिन तक ये प्रॉब्लम रहती है तो इसके साथ आप उन्हें सलाह दीजिए कि आप वैक्सीन करवाएं, लेकिन आप इसके साथ कुछ एंटी एलर्जिक टेबलेट्स खा लें 2-3 दिन के लिए। इसके साथ ही आप कुछ उन्हें प्रिकॉशंस बताएंगे कि बहुत ज़्यादा हीट के सामने ना जाएं या अपने नाखूनों से उस एरिया पर खुजली ना करें। तो जब आप इस तरीके से उन्हें सारे प्रिकॉशंस बताएंगे और उन्हें सेटिस्फाइड करेंगे तो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, और ट्रस्ट करने के साथ उसे एक ये महसूस होगा कि आप अपने काम में बहुत ही माहिर और काबिल हैं, और साथ ही आपके पार्लर का और आपका प्रचार वो बाहर जाकर भी करेगा। हमेशा ध्यान रखें, यह प्रचार नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो इसीलिए कम्युनिकेट करते समय क्लाइंट की बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुने, उसको अच्छे से उनकी कहते हैं उनकी जिज्ञासा को शांत करके तब अपनी सर्विस करनी आप आरंभ करें। जी। इसके अलावा मैम जो पार्लर्स में अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का एक लेवल और है, वो है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स पूछ के अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में पता करते हैं। तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए मैं समझती हूँ कि एक कुछ एटिकेट्स हैं जो हमारे जो आप एज एन असिस्टेंट ब्यूटिशियन आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे और उनको उपयोग भी करना होगा। बिल्कुल जी। फ़ोन पर बातचीत करने के कुछ खास नियम हैं जो आज हम अपने लर्नर्स को भी बताना चाहेंगे। जैसे ही आप क्लाइंट का फ़ोन उठाएं, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, यानी कि अपना नाम बताएं, जिससे क्लाइंट को तुरंत ये समझ में आ जाए कि उनकी बात किससे हो रही है।
आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ व एकदम क्लियर होनी चाहिए। छोटे छोटे किंतु एकदम प्रॉपर वर्ड्स का या वाक्यों का प्रयोग करें, जिससे कि क्लाइंट को ये ना लगे कि आप अनावश्यक बातें कर रहे हैं, है ना। अनावश्यक बातचीत टेलीफोन पर कभी नहीं करनी चाहिए, एकदम टू द पॉइंट बात करें। दूसरा, फ़ोन पर बात करते समय अपने पास एक पेन व डायरी अवश्य रखें। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हों उन्हें साथ ही साथ नोट कर लें। जो भी डेट्स हों, क्लाइंट का नाम है, वो कब सर्विस कराना चाहता है, ये छोटे छोटे पॉइंट नोट करें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट अवश्य करें, ताकि बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जैसे कि क्लाइंट ने 2 सर्विसेज बताई और आपने सिर्फ 1 नोट की, तो बाद में आप उतना टाइम अपने क्लाइंट को नहीं दे पाएंगे, जिससे आपके काम का इम्प्रेशन ख़राब भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स के साथ। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर लेवल पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही एक और फैक्टर है, वो है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि आजकल सभी रिलीजन्स के, सभी भाषाओं के लोग सब जगह पर रहते हैं, तो बहुत संभव है कि आपके पार्लर में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपसे सर्विसेज लेने के लिए आ सकते हैं, या आपका पार्लर ही कुछ ऐसी जगह स्थित है जहाँ पर आपसे विभिन्न दूसरी रिलीजन और दूसरी भाषाओं के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप उस भाषा में कुछ बहुत आम बोलचाल के जो शब्द हैं, अगर वो आप उन्हें सीख लें और आप उसको उससे, जिससे कि क्लाइंट्स आपको अपनी बात कम्युनिकेट करने में इजीली बता सकें, आप कंफर्टेबल फील कर सकें, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में इंग्लिश भाषा की अगर हम बात करें तो ये मोटे तौर पर सभी लोग समझते हैं, तो अगर आप उसको भी थोड़ा बहुत, उसमें भी अगर आप अपना ज्ञान थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। जी, बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी। होता क्या है कि आपके पास सपोज़ कोई साउथ इंडियन आपके पास क्लाइंट आ जाता है ना, तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में उनसे बात करें, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, है ना। कि कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम से भी इंसान हेजिटेट होता है कि मैं पार्लर में जाऊं या नहीं जाऊं। और इसके साथ एक और टॉपिक हम उठाते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग का। जी, हर एक संगठन के अपने कुछ रिकॉर्ड्स व फाइलिंग होती है, जिसमें उस व्यवसाय से संबंधित सभी घटनाओं की सूची बनाई जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्लर की। पार्लर में भी अपने आने वाले क्लाइंट की उम्र, उनका एड्रेस, उनका नाम और वो क्या सर्विस कराना चाहते हैं, साथ ही उनकी स्किन में कहीं कोई समस्या तो नहीं है, इन सभी चीज़ों को नोट किया जाता है। और साथ ही ये जो हमारी जो जानकारी है फर्दर फ्यूचर प्लानिंग में हमें बहुत काम आती है। इससे देखिए हमें किस प्रकार से मदद मिलेगी। हम बाद में ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी सर्विस सबसे ज़्यादा आ रही है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, या कोई सर्विस हमारे पास अगर कम आ रही है तो उसके पीछे क्या वजह है, उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इन फाइल्स के लिए आपको मार्केट में अवेलेबल फॉर्मेट भी मिल जाते हैं, और यदि आप चाहें तो अपनी पसंद का फॉर्मेट भी छपवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी एक लीगल आपके लिए कार्रवाई है जो हर एक पार्लर में होनी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड्स की अपनी बहुत इम्पॉर्टेंस है। अगर कल को कोई क्लाइंट आपके पास पहले से सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में है, ये चीज़ क्लाइंट को बहुत अच्छा फील कराती है कि वो बात उन्हें दोबारा आपको नहीं बतानी पड़ेगी, आपको पहले से पता है। उन्हें ध्यान नहीं होता, आप बता सकते हैं कि आपने पिछली बार ये सर्विस ली थी, आपको कैसा फील हुआ, आपको कितनी सूट करी, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे रेगुलर आना चाहते हैं, आप उन्हें टाइम टू टाइम फ़ोन करके भी बुला सकते हैं। जी, ये सब रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग से हमें हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल मैम। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रूमिंग। हर पार्लर के अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं ग्रूमिंग को लेकर, कि किस तरह से उनके जो वर्कर्स हैं किस तरह से तैयार होकर रहेंगे, किस तरह से उनके हेयर स्टाइल रहेंगे, कितना मेकअप करना है, और हाइजीन के जो लेवल हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो आपके पार्लर में, अगर आप किसी पार्लर में काम करते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना होगा। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि एक यूनिफॉर्म का एस्पेक्ट है। जब आप किसी पार्लर में अगर वहाँ पर यूनिफॉर्म इस्तेमाल की जाती है, तो आपको पार्लर की प्रॉपर यूनिफॉर्म
प्रॉपर तरीके से आपको पहननी होगी। उसकी क्लीनलीनेस के लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं, तो ध्यान दें कि वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो और आप हर रोज़ क्लीन एंड प्रेस्ड यूनिफॉर्म ही पहने। जी जी, अपीयरेंस वाकई में किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर इतने क्लाइंट्स काम करवाने आते हैं तो ऑब्वियसली वो काम करने वाले की व्यक्तित्व से भी प्रभावित होते हैं। और अब जैसे समय आगे आगे आधुनिक होता जा रहा है, सभी अच्छे या बड़े पार्लर्स में आप देखेंगे शूज़ भी, आप जो नॉर्मल शूज़ पहनते हैं उन्हें बाहर रैक में रखवा दिया जाता है और पार्लर के अंदर पहनने के लिए अलग शूज़ होते हैं। एक तो सुरक्षा और स्वच्छता दोनों की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह शूज़ बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि आपको एक्चुअली सारा दिन खड़े होकर ये काम करना है, तो आपके पैरों में कोई तकलीफ़, कोई दर्द ना हो, इसलिए ये शूज़ बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं है तो आप अगर अपने लिए भी खरीद रहे हैं तो भी बहुत कंफर्टेबल शूज़ पहने। इसके साथ हमारे व्यक्तित्व के और भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे प्रवीण बालों का है, जैसे बिल्कुल मैम, हेयर को लेके ये जहाँ पर खुले बाल अगर हम बात करें पार्लर में सर्विसेज देते समय, ये बहुत ही अव्यवहारिक दिखते हैं और साथ ही साथ हम जो भी सर्विस दे रहे हैं उसमें ये थोड़ी अड़चन भी पैदा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पार्लर का कोई स्टैंडर्ड है कि हमेशा आप हाई पोनीटेल रखेंगे या बन बना के रखेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी स्टाइल बनाइए लेकिन वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए और आपकी एक पूरी जो अपीयरेंस है वो बहुत नीट आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल क्लाइंट को ये ना लगे कि ये हमारा काम करने की बजाय ये अपना ही बालों को बार बार सेट कर रही हैं, और बालों में बार बार हाथ फिराने से एक अनहाइजीनिक वो चीज़ भी अच्छी नहीं आती है। जी। इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है मेकअप, स्किन एंड नेल्स के ऊपर। सैलून में अच्छे प्रभाव को बनाए रखने के लिए आपको स्वयं को भी बहुत खूबसूरत दिखाना है, अपने आप को निखारना है। पार्लर में वर्कर्स ज़्यादातर काम अपने हाथों द्वारा करते हैं, तो कोशिश करें नाखून बहुत ज़्यादा लंबे ना रखें, नाखून साफ़ सुथरे हों, छोटे हों। ये नहीं कि आप बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाएं, लेकिन बहुत लंबे नाखूनों के जब अचानक काम करते हुए वे टूट जाएं तो आपको इंजरी भी हो सकती है, आपको परेशानी भी हो सकती है। मोर ओवर ये नाखून क्लाइंट को भी लग सकते हैं, उस स्थिति में बहुत ही ख़राब प्रभाव क्लाइंट के ऊपर पड़ता है। इसके साथ आपको अपनी त्वचा को भी साफ़ सुथरा रखना है व हल्का मेकअप, अपने काम के अकॉर्डिंग आपको मेकअप लगाना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपको पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप बालों से लेकर पैरों तक, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी ड्रेस, हर चीज़ आपकी परफेक्ट लगे। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता का खास आपको ध्यान देना होगा। होता क्या है कि आपको मेकअप करते समय या थ्रेडिंग बनाते समय क्लाइंट के बहुत नज़दीक होकर काम करना पड़ता है। इस स्थिति में अगर आपकी कोई ओरल हाइजीन ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई फाउल स्मेल आती है, तो वो बहुत ही अनप्लेजेंट कंडीशन हो जाती है। इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें अपना सकते हैं। ओरल हाइजीन का तो आप ध्यान रखें ही रखें। आप माउथ फ्रेशनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खाना वाना खाने के बाद कुछ माउथ फ्रेशनर आपने मुंह में डाल लिया। मोरोवर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है मास्क लगाना। मास्क लगाने से दोनों तरीके से आपको फ़ायदा होगा। एक तो क्लाइंट को भी अच्छा फील होगा, दूसरा एक साथ एक दिन में कितने सारे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, उनमें से हो सकता है किसी को कोई कंटेजियस डिसीज़ हो, कोई अस्थमा, कोई ज़ुकाम, खांसी, कफ, ये मौसम बदलने के साथ हो ही जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से, बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो मास्क लगाकर अगर आप काम करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है पार्लर में। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें एक असिस्टेंट ब्यूटिशियन की, तो उनकी जो जॉब है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मार्केटिंग या जो प्रोडक्ट की जो सैलून के अपने प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल करना क्लाइंट्स के लिए। जी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, मार्केटिंग भी सैलून का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। इवन कुछ लोग तो इसे एक पर्सनल व्यवसाय बनाकर, एक अलग से व्यवसाय बनाकर भी काम करते हैं। होता क्या है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आया, उसने फेशियल कराया, क्लीन अप कराया, तो वो चाहता है कि अब ये जो मैंने काम करवा लिया है अब मैं मेंटेन रहूं इसमें। तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि अपनी स्किन को मेंटेन रखने के लिए मैं घर पर क्या लगाऊं। तो आपके पास अगर कुछ फेस वॉश
कुछ आपके पास लोशन स्क्रब्स हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। आप क्लाइंट के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे उन्हें लेने के लिए, लेकिन उनकी त्वचा के प्रकार के अनुसार आप उन्हें सजेस्ट अवश्य करें। और क्योंकि क्लाइंट आपसे काम करवाता है और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, तो वो आपके सजेशन को ज़रूर मानेगा। और इस प्रकार से आपका व्यवसाय में, ये सेलिंग का व्यवसाय भी बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। इसी प्रकार से हेयर केयर है, आपने शैम्पू किया, हेयर स्टाइलिंग की, आपने सीरम लगाया या कोई मास्क लगाया, इन सब की सेलिंग भी आप अपने कस्टमर्स को कर सकते हैं और उनकी खूबियां बता सकते हैं कि आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो आपको इस तरह का शैम्पू लेना चाहिए। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी ये सेलिंग और मार्केटिंग का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल सकता है। जी, अगर हम देखें तो हर व्यवसाय को सफल बनाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिनको फॉलो करके हम उसमें सफल होते हैं। इसी तरह से ब्यूटी के बिज़नेस में भी बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनमें से कुछ पर हमने आज चर्चा भी की। इन सभी को अगर हम फॉलो करेंगे, अपने अंदर हम डेवलप करेंगे, तो हम अवश्य ही अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव डाल पाएंगे और अपने बिज़नेस को बहुत आगे बढ़ा सकेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और मैम, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।